हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मुख्तियार आपके अपने परिवार सुपर एग्ज़ाम स्टडी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज जो क्लास होने वाली है वो भारतीय इतिहास कि आज क्लास जो है वो तुगलक वंश चल रहा था और तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ये दोनों हो गए थे। और अब चलेगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का जो शासन चला था वो 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक चला था। फिरोज शाह तुगलक जो थे वो फिरोज शाह तुगलक वो मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई थे। मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई थे। कौन? फिरोज शाह तुगलक। तो चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। जो फिरोज शाह तुगलक जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। चचेरा भाई था, बात क्लियर। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक, अगर बात करें फिरोज शाह तुगलक की, तो फिरोज शाह तुगलक जो थे वो ऐसे शासक थे जिन्होंने जजिया कर को ब्राह्मणों पर भी लागू किया था। तो जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाने वाले शासक, बात क्लियर। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ऐसे शासक थे, अगर बात करें कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार के जो निर्माण किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और कुतुब मीनार का जो निर्माण पूर्ण कराया था वो इल्तुतमिश ने कराया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ऐसे शासक थे जिन्होंने कुतुब मीनार की चौथी और पांचवी मंजिल में मरम्मत कराई थी। जो आकाश से बिजली गरजती है, इस बिजली के गरजने के कारण चौथी और पांचवी मंजिल में कुछ नुकसान हुआ और उस नुकसान की मरम्मत जो कराई थी वो गयासुद्दीन फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी। किसने? कुतुब मीनार की चौथी व पांचवी मंजिल की मरम्मत कराई। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। बात क्लियर। मैं शॉर्ट में लिख दूंगा फिरोज शाह तुगलक, FST। बात क्लियर। लेकिन अगर बात करें, फिरोज शाह तुगलक ने कुछ नगरों की स्थापना की थी, जैसे कि उन्होंने 6 नगर की स्थापना की थी। अगर हम बात करें, पहला जो उन्होंने नगरों की स्थापना की थी, जो नगर जो बसाए थे, उन्होंने सबसे पहला बात करें हिसार, दूसरा फिरोजाबाद, तीसरा फिरोजपुर, चौथा फिरोज शाह कोटला और पांचवा जौनपुर या फतेहाबाद और छठा था जौनपुर। कौन सा? जौनपुर। लेकिन जो जौनपुर शहर बसाया था, ये जौनपुर अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर बसाया था। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर बसाया था। बात क्लियर। अगर इससे आगे चलें तो मोहम्मद गयासुद्दीन तुगलक को एक परोपकारी शासक भी कहा जाता है। अब इनको परोपकारी शासक क्यों कहा जाता है? देखो, दिल्ली सल्तनत का
दिल्ली सल्तनत का इन्हें अकबर भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का अकबर किसको कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। दिल्ली सल्तनत का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक को एक परोपकारी शासक भी कहा जाता है। परोपकारी शासक, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे, जैसे कि दीवान ए खैरात, या बात करें दूसरी दारुल सिफा, या इसको बोल सकते हैं चिकित्सा विभाग। क्या? चिकित्सा विभाग। लेकिन इन्होंने एक विभाग की और स्थापना की थी जिसे दास विभाग भी कहा जाता है। कौन सा? दास विभाग। इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे, लेकिन इन्होंने, जैसे कि बात करें गरीब लड़कियों की शादी भी कराई थी, लेकिन इसलिए इनको गलत कहा गया, क्योंकि इन्होंने जो गरीब लड़कियों की शादी कराई थी वो सिर्फ मुसलमानों की कराई थी। तो इसलिए इनको गलत क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्या गरीब मुसलमानों में ही होते हैं, गरीब हिंदुओं में नहीं होते? तो इसलिए इनको गलत कहा गया। और इन्होंने एक पेंशन की स्थापना भी की थी, जो पेंशन विभाग की, जिसमें पेंशन मिलती थी। किसकी? पेंशन विभाग की स्थापना भी की थी। लेकिन इन्होंने यही गलत किया था कि ये जो पेंशन मिलनी थी वो भी सभी को ना दिलाकर इन्होंने सिर्फ मुसलमानों के लिए दिलाई। जो भी पेंशन बुजुर्गों के लिए, चाहे वो 400 रुपये 500 रुपये मिलते थे, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए मिलते थे। तो इसलिए इन्होंने ये 2 काम गलत किए थे, बाकी उन्होंने और भी काम जो किए थे वो सही किए थे। लेकिन फिरोज शाह तुगलक की जो मृत्यु होती है वो 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है। बात क्लियर? समझ में आया होगा? अगर बात करें जो फिरोज शाह तुगलक के बाद जो अगले शासक बनते हैं, वो 1388 से लेकर 1394 तक। कब तक? 1388 से लेकर 1394 तक 5 शासक बनते हैं। कितने? 5 शासक बनते हैं, लेकिन वो 5 शासक अयोग्य होते हैं। कैसे? अयोग्य। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन 1394 तक जब ये 5 शासक बनते हैं और ये जब कोई काम नहीं करते, तो इसलिए इनसे कोई सवाल नहीं बनता। लेकिन 1314 के बाद 1394 से लेकर 1414 तक 1414 तक शासक बनते हैं नसरुद्दीन तुगलक। कौन से? नसरुद्दीन तुगलक। ये नसरुद्दीन तुगलक बनते हैं और इनका जो सेनापति होता है वो होता है खिज्र खां। कौन? खिज्र खां। नसरुद्दीन तुगलक का सेनापति होता है खिज्र खां। लेकिन 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन पर जो आक्रमण करता है वो तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया।
और इस आक्रमण में खिज्र खां तैमूर लंग का साथ देता है। इसका तैमूर लंग का साथ कौन देता है? खिज्र खां। खिज्र खां इसका साथ देता है और नसरुद्दीन तुगलक की हत्या भी खिज्र खां करता है। नसरुद्दीन तुगलक की हत्या भी कौन करता है? खिज्र खां ही करता है। और खिज्र खां जब नसरुद्दीन तुगलक की हत्या कर देते हैं तो अगले जो शासक बनते हैं वो बनते हैं खिज्र खां। और खिज्र खां अगले वंश की स्थापना करते हैं। जो वंश चलाते हैं वो चलाते हैं सैयद वंश। कौन सा? सैयद वंश। लेकिन सैयद वंश जो चलता है वो 1414 से लेकर, जो सैयद वंश अगर बात करें चलता जो है वो चलता है 1414 से लेकर 1451 तक। सॉरी, सैयद वंश नहीं, वो 51 तक चलता है लोधी वंश, तुगलक वंश। जो सैयद वंश के जो संस्थापक होते हैं वो होते हैं खिज्र खां। और सैयद वंश जो चलता है वो चलता है 1414 से लेकर 1421 तक। सैयद वंश जो चलता है वो 1414 से लेकर 1421 तक। लेकिन सैयद वंश से खासकर ऐसा कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता। सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपने पढ़ा भी होगा अभी तक कि सैयद वंश का संस्थापक कौन है, या क्वेश्चन जो आता है पेपर में यही आता है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन है। तो कौन है? मैंने बता दिया, खिज्र खां। बात क्लियर? लेकिन एक ही सवाल बनता है, लेकिन अब अगर इसकी भी बात करें, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सैयद वंश से भी कि जो खिज्र खां हैं ये दूसरे ऐसे शासक हैं जो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करते हैं। खिज्र खां दिल्ली सल्तनत के एक ऐसे दूसरे शासक जो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करते। इनसे पहले कौन था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो एक सेनापति के रूप में काम करता था लेकिन सुल्तान के रूप में या सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। बात क्लियर? आया होगा समझ में? अब इनके जो बाद शासक बनते हैं मुबारक शाह। और मुबारक शाह का जो शासन चलता है वो 1421 से लेकर 1434 तक चलता है। कब तक? 1434 तक चलता है। मुबारक शाह इनका शासन चलता है 1421 से लेकर 1434 तक। साथियों, मुबारक शाह जो शासक बनते हैं वो ऐसे शासक हैं कि मुबारक शाह से कोई खास सवाल तो नहीं बनता, लेकिन मुबारक शाह का वजीर या मंत्री पूछ लिया जाए तो मुबारक शाह का जो वजीर था वो था बहलोल लोदी। कौन? बहलोल लोदी, जो लोदी वंश की आगे चलकर स्थापना करेंगे। बात क्लियर? और इसके बाद अगले शासक बनते हैं मोहम्मद शाह। कौन? मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह जो शासन करते हैं वो 1434 से लेकर 1445 तक शासन करते हैं। लेकिन मोहम्मद शाह जो शासक हैं ये इन्होंने अपना उत्तराधिकारी व अपना पुत्र किसको घोषित किया? मोहम्मद शाह ने अपना उत्तराधिकारी और अपना पुत्र घोषित कर दिया बहलोल लोदी को। किसको? बहलोल लोदी को। लेकिन वास्तव में बहलोल लोदी से इनका कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन इन्होंने अपना पुत्र और उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बात क्लियर? चले आगे।
उतार लिया होगा सभी ने, नोट कर लिया होगा। चलते हैं फिर आगे। इनके बाद जो शासक बनते हैं, मोहम्मद शाह के बाद शासक बनते हैं अलाउद्दीन अहमद अली। कौन? अलाउद्दीन अहमद शाह। इनका जो शासन चलता है वो 1445 से लेकर 1451 तक इनका शासन चलता है। बात क्लियर? अगर बात करें, अलाउद्दीन अहमद शाह जो थे एक ऐसे शासक थे जो अयोग्य भी थे और बहुत डरपोक शासक थे। क्या? डरपोक, डरपोक व अयोग्य शासक। अयोग्य या डरपोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहलोल लोदी ने अलाउद्दीन अहमद शाह से कहा था या तो दिल्ली की गद्दी या राजपाट मुझे संभाल दो, वरना अलाउद्दीन अहमद शाह को मैं मार दूंगा। तो इसे मारने की धमकी देकर अलाउद्दीन अहमद शाह को मारने की धमकी दी थी बहलोल लोदी ने, और इस मरने की धमकी को देखते हुए अलाउद्दीन अहमद शाह ने अगला शासक बना दिया बहलोल लोदी को। तो इसलिए इसको डरपोक या अयोग्य शासक कहा जाता है। और जब ये अगला शासक बना देता है तो अगले शासक बनते हैं कौन? इब्राहिम लोदी, सॉरी बहलोल लोदी। लेकिन जो बहलोल लोदी होते हैं वो बहलोल लोदी अगले वंश की स्थापना करते हैं, लोदी वंश की। चलते हैं। तो साथियों, अब जो आज क्लास को यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। लोदी वंश अगली क्लास में स्टार्ट करते हैं। ठीक है साथियों? और जिन साथियों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और किसी के कोई बात समझ में नहीं हो तो कमेंट करके बताना कि सर ये बात यहाँ से समझ में नहीं आई। बात क्लियर है? तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तो चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।